गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम शुरू कर रहे हैं सॉल्यूशन नाम के चैप्टर का लास्ट टॉपिक, जिसे हम नाम देते हैं वांट ऑफ फैक्टर। इसे हम बोलते हैं वांट ऑफ फैक्टर। एक्चुअल में इसके पहले वाली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा 4 तरीके की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो 4 तरीके की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या थी? RLVP यानी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर नहीं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। उसके बाद था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथा था हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये सारी वैल्यूज यानी ये सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज तभी के लिए वैल्यूएबल हैं या तभी के लिए वैलिड हैं जब कोई भी सोल्यूट ऐसा डाला जाए किसी सॉल्वेंट में जो ना तो एसोसिएट हो रहा हो और ना तो डिसोसिएट हो रहा हो। यानी ना तो जाकर के घुल मिल जा रहा हो, एसोसिएट हो जा रहा हो, किसी के साथ कंबाइंड हो जा रहा हो, चिपक जा रहा हो, और ना ही डिसोसिएट हो रहा हो यानी कि टूट रहा हो। यानी कि ये सारी चीजें तब वैल्यूएबल हैं या तब एप्लीकेबल हैं, तब वैलिड हैं जब हम सोल्यूट यूरिया डाल दें, सुक्रोज डाल दें, ग्लूकोज डाल दें, जिनके लिए ये वैलिड होती हैं। यानी अगर हम कोई इलेक्ट्रोलाइट डाल दें तो ये वैलिड नहीं होंगी। तो उसको वैलिड करने के लिए वॉन्ट हैफ ने 1886 में एक फैक्टर अप्लाई किया, जिसके थ्रू हम बाकी के चीजों के भी यानी बाकी इलेक्ट्रोलाइट्स के भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की कैलकुलेशन इजीली कर सकते हैं। वैसे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की कैलकुलेशन हम किस लिए करते हैं? मोलार मास ऑफ द सोल्यूट कैलकुलेट करने के लिए। तो जब हम उसके वैल्यू कैलकुलेट करते हैं मोलार मास के लिए, तो हम इसके आगे स्टडी करेंगे। यानी जब हम इनके लिए देख रहे थे तो हमारे पास सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नॉर्मल थी, सारे मोलार मास नॉर्मल थे। लेकिन जब अब ये किसी इलेक्ट्रोलाइट के लिए एप्लीकेबल होंगी, यानी जब किसी इलेक्ट्रोलाइट के लिए एप्लीकेबल होंगी, यानी स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक बेस वीक एसिड के लिए एप्लीकेबल होंगी, तो ये नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की जगह अब नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शो करने लगेंगी, या नॉर्मल मोलार मास की जगह अब नॉर्मल मोलार मास निकलने लगेगा। यानी कुछ ये यूं होगा कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कभी ज्यादा आएगी और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कभी कम आएगी, यानी मोलार मास कभी ज्यादा आएगा और मोलार मास कभी कम आएगा। तो आगे हम देखते हैं कि अगर कोई डाइल्यूट सोल्यूशन हम लेते हैं, इन अ डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, इन अ डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ अ सॉल्वेंट, जिसमें हम कोई नॉन इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, तो हमारे पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट सच एज यूरिया, सुक्रोज, सेलुलोज, ग्लूकोज एक्सेट्रा अगर हम डालते हैं तो ये सारी वैल्यूज आती हैं। यानी ये सारी चीजें, ये सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज तभी के लिए वैलिड हैं जब कोई चीज सॉल्यूशन में जाकर के यानी सॉल्वेंट में जाकर के ना तो एसोसिएट हो रहा होता है और ना ही डिसोसिएट हो रहा होता है, यानी कि इन सब चीजों के बारे में। तो एक्चुअल में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास? जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलार मास है। यानी इनके थ्रू ये सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, ये सारी मोलार मास है नीचे की तरफ एमबी इज द मोलार मास। तो इस फर्दर इक्वेशन से, इन सारे फॉर्मूले से हमने एक चीज डिराइव कर लिया या एक चीज डिटरमाइन कर ली, एंड दैट इज व्हाट, कि हम किसी भी तरह से, किसी भी कैलकुलेशन से, यानी किसी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से जब हम मोलार मास कैलकुलेट करेंगे तो हम ये देखेंगे कि जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू ज्यादा होगी तो मोलार मास की वैल्यू कम आएगी, और जब मोलार मास की वैल्यू ज्यादा आएगी तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑलरेडी कम हो जाएगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मोलार मास और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी व्हेनेवर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी देन मोलार मास कम होगा, या मोलार मास बढ़ेगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम होगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि when colligative property increases then molar mass decreases, हम ये कह सकते हैं किसी भी केस में। यहां पे किसी भी केस में मोलार मास और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बीच में ये कोरिलेशन या ये रिलेशन होता है। तो कैलकुलेशन ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज विद द वांट ऑफ फैक्टर हम आगे इसमें चर्चा करेंगे। यानी इनके लिए एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं? फॉर एग्जांपल अगर हमने एग्जांपल ले लिया, एक्चुअली वांट ऑफ फैक्टर को हम लोग डिटरमाइन करते हैं स्मॉल आई से। स्मॉल आई मतलब वांट ऑफ फैक्टर, स्मॉल आई से ही वांट ऑफ फैक्टर को हम डिटरमाइन करते हैं। तो जैसे हमने देखा कि अगर हमारे पास यूरिया है तो इसके लिए वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू होती है 1 ऑलवेज। बट अगर हम डालें इसमें NaCl, किसी भी सॉल्वेंट में अगर हम NaCl डालते हैं तो इसकी वैल्यू हो जाती है 2। अब ये कैसे होती है, बस इसी के बारे में हमें चर्चा करनी है और इसी के बारे में स्टडी करेंगे, इसी के बारे में हम डिटरमाइन करेंगे कि ये चीजें कैसे होती हैं और क्यों होती हैं और कैसे इसका क्या रिजल्टेंट आता है। तो देखिए, जैसे यूरिया के लिए आई की वैल्यू हो गई 1 और NaCl के लिए वैल्यू हो गई 2। तो बात क्या थी कि यूरिया को जब हमने किसी सॉल्वेंट या वाटर में डाला,
वाटर में यूरिया को हमने डाला तो यूरिया ना तो एसोसिएट हो रहा है ना तो डिसोसिएट हो रहा है। तो होता क्या है, यूरिया जाकर के उसमें घुल जाता है, घुल गया बट ना तो वो टूटा और ना तो वो कंबाइन हुआ। तो इसके लिए आई की वैल्यू आ गई 1। कैसे आती है आगे हम डिस्कस करेंगे। NaCl, अब हम NaCl का 1 मोल हमने डाला। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ NaCl का 1 मोल डाला, हमने तो डाला 1 मोल, बट यहाँ टूट के कैसे आ गया Na प्लस और Cl माइनस में। यहां हमने डाला था 1 मोल, यहां में मिल गया एक ये और एक ये, यानी यहां क्या हो गया, यहां वैल्यू हो गई 2, यानी आई की वैल्यू कितनी आ गई यहां पे 2। तो यही सारी बातें हैं। तो जैसे ही हमने इसको डाला अंदर तो ये NaCl टूट करके 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, यानी एक Na प्लस और एक Cl माइनस। तो यहाँ आई की वैल्यू कितनी आ गई 2। उसी तरह से कोई भी इलेक्ट्रोलाइट अगर हम वाटर में डालते हैं या किसी भी सॉल्वेंट में डालते हैं, अगर वो टूट सकता है यानी डिसोसिएट होता है तो वो एक पार्ट ना बन करके एक से ज्यादा बन जाता है। तो यहाँ पे हम 3 केसेस पढ़ेंगे। एक केस वो जिसमें हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट का यूज करेंगे, यानी वो सब्सटेंस या वो सोल्यूट जो सॉल्वेंट में जाकर के ना तो एसोसिएट हो रहा है ना तो डिसोसिएट हो रहा है, जिसके लिए आई की वैल्यू आती है 1। दूसरी चीज, वो सोल्यूट जो किसी भी सॉल्वेंट में जाकर के डिसोसिएट होकर के यानी 1 से ज्यादा, एक से ज्यादा मॉलिक्यूल ले देता है, एक से ज्यादा पार्ट में टूट जाता है, एक से ज्यादा पार्टिकल बना लेता है, उसके लिए आई की वैल्यू हो जाती है 1 से आगे या 1 से बढ़ के 1 से ग्रेटर, यानी आई की वैल्यू इज ग्रेटर देन 1 फॉर द डिसोसिएशन। और तीसरी चीज, अगर हमने 2 या 3 मॉलिक्यूल डाले, वो जाकर के एक मॉलिक्यूल में सिमट गया यानी एसोसिएट हो गया, तो उसके लिए आई की वैल्यू हो जाती है 1 से कम। तो 3 केसेस हैं हमारे पास। एक आई की वैल्यू इज इक्वल टू 1, दूसरी आई की वैल्यू इज ग्रेटर देन 1 और तीसरी आई की वैल्यू इज लेस देन 1। इस तरह से हम तीनों चीजों को आगे कैलकुलेट करेंगे। बट बिफोर गोइंग ऑन दिस, वांट ऑफ फैक्टर को हम लोग कुछ इस तरह से मान लेते हैं, जैसे हमारे पास वांट ऑफ फैक्टर है, वांट ऑफ फैक्टर के 3 केसेस पढ़ने हैं हमें। कौन कौन से केसेस हैं जरा देखते हैं एक करके हम लोग। वांट ऑफ फैक्टर, अगर मॉलिक्यूल नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है अगर मॉलिक्यूल, यानी यहां पे हमने ए डाला, ए को, तो वो ए में ही रह गया, यानी वो ना तो 2a हुआ ना तो a/2 हुआ, यानी ना तो वो हाफ हुआ ना तो ये डबल हो गया ना तो ट्रिपल हो गया, यानी जो हमने डाला था हमें एग्जैक्टली वही मिल रहा है और उसी के लिए हम ये सारी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की स्टडी करते हैं। तो इसके लिए हम क्या कह सकते हैं, फॉर दिस आई की वैल्यू इज ऑलवेज 1, यानी आई की वैल्यू हमेशा हमारे लिए क्या होगी 1। दूसरा केस हम ये पढ़ते हैं, फॉर द एग्जाम्पल अगर मॉलिक्यूल एसोसिएशन हो रहा है, मॉलिक्यूल का एसोसिएशन, फॉर द एग्जाम्पल अगर हमने यहां पे 2a डाले, क्या डाला 2a, और ये कंबाइन होकर के क्या बन गया a2, यानी एसोसिएट हो गया। अगर ये एसोसिएट हो गया तो यहां पे आई की वैल्यू इज लेस देन 1 हो जाएगी, आई की वैल्यू इज लेस देन 1 हो जाएगी। तीसरा केस हम क्या पढ़ते हैं, तीसरा केस इज फॉर डिसोसिएशन। इसके लिए हम लोग डिसोसिएशन की हेल्प लेते हैं, यानी अगर मान लीजिए कोई चीज हमने यूं डाली ए और बी, ए बी डाला तो ये क्या टूट के आ गया, ए प्लस दिया मेरे को और क्या दिया बी माइनस दिया, ठीक है, ए प्लस दिया और बी माइनस दिया। अब हम क्या देखेंगे कि जैसे ही मेरे को ए बी टूटा, ए प्लस दिया और बी माइनस दिया, तो यहां पे आई की वैल्यू इज व्हाट, आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1, यानी यहां पे हम ये देखेंगे कि अगर आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो गई तो इसका मतलब क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हमारी यहां पे बढ़ेगी। अच्छा, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी अगर हमारी बढ़ेगी तो हम ये कह सकते हैं कि मोलार मास हमारा कम होगा, यानी मोलार मास कम होगा। इन द सेम, अगर हम डिसोसिएशन की बजाय एसोसिएशन की बात करने लगे, एसोसिएशन की बात करने लगे तो क्या होगा, यहां पे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी अगर आई की वैल्यू हो गई लेस देन 1, यानी आई की वैल्यू लेस देन 1 तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कम हो जाएगी, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कम होगी, यानी मोलार मास क्या होगा हमारे पास, मोलार मास बढ़ने लगेगा। अच्छा, यहां पे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज और मोलार मास बिल्कुल सेम होगा, क्योंकि ना तो यहां पे 1 से वैल्यू बढ़ रही है ना तो यहां पे 1 से वैल्यू कम हो रही है, यहां पे वैल्यू 1 के बिल्कुल एग्जैक्ट इक्वल है, यानी आई की वैल्यू इज ऑलवेज 1
कब? जब ये चीजें नॉन इलेक्ट्रोलाइट यानी ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जब इसको किसी सॉल्वेंट में डालने पर ना तो ये एसोसिएट होते हैं ना तो ये डिसोसिएट होते हैं, तो इनकी वैल्यू हमेशा I = 1 में काउंट होती है। और इस तरह से हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज न बढ़ा पाते हैं, यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी न तो बढ़ती है न तो मोलर मास बढ़ता है न तो कम होता है, जितना होता है उतना ही एग्जैक्ट आता है। यानी जो हमने डाला था, जो हमने सॉल्यूट डाले थे और जो हमने ऑब्जर्व किया, यानी ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी उतनी ही थी जितनी हमने कैलकुलेट करके रखी थी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। यानी जो हमारे पास कैलकुलेटेड या थ्योरेटिकल मोलार मास या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, वही हमारी ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी या ऑब्जर्व मोलार मास था। इस तरह से हम क्या देखते हैं कि हम एक फॉर्मूला डिटरमाइन करते हैं आई का, यानी आई के हिसाब से, इस हिसाब से हम लोग एक आई का फॉर्मूला डिटरमाइन करते हैं। कैसे? देखिए आई इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई का एक फॉर्मूला हम डिटरमाइन करते हैं क्या, टोटल नंबर ऑफ सोल्यूट, ध्यान से लिखिएगा, टोटल नंबर ऑफ सोल्यूट कब? आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन, इसको देखिए जरा, आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन, एंड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या टोटल नंबर ऑफ सोल्यूट, टोटल नंबर ऑफ सोल्यूट बिफोर डिसोसिएशन एंड या एसोसिएशन, टोटल नंबर ऑफ सोल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ सोल्यूट बिफोर डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन, डिसोसिएशन या एसोसिएशन के हिसाब से। तो चलिए सबसे पहला वाला केस हम देखते हैं जो कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट वाला है। एक एक करके तीनों को समझने की कोशिश करते हैं, क्या होता है, कैसे होता है, एक एक करके। पहला केस हम लोगों को देखेंगे जिसमें ना तो मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो रहा है ना तो मॉलिक्यूल एसोसिएट हो रहा है, यानी जो मॉलिक्यूल्स हमने डाले हैं, जो हमारी कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, वही हमारी थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, यानी वही हमारी कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। यानी जो मोलार मास हमने ऑब्जर्व किया, सेम मोलार मास हमारा थ्योरेटिकल आया, यानी उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। तो हम क्या देखते हैं, केस 1 डालते हैं। केस 1 हम लोग सीखेंगे फॉर व्हाट, पहला चीज हमारा आता है केस 1 फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट, फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब बोले तो क्या होता है, जितने भी सब्सटेंसेस हैं हमारे पास वो कैसे सब्सटेंसेस हैं, जितने भी सब्सटेंसेस हैं वो हमारे पास एक ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, यानी एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंसेस हैं। यानी यहां पर हम आई की वैल्यू क्या पढ़ते हैं, =1। अब =1 कैसे होता है, देखिए यहां पे क्या है, हमने 1 मोल डाला तो हमें 1 ही मोल मिला, यानी न तो वो 1 मोल से कम हुआ न तो वो 1 मोल से ज्यादा हुआ। क्या है कि जब हम कोई चीज डिटरमाइन करना होता है हमें आई, तो आई =what, आई की कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, आई की कैलकुलेशन फॉर व्हाट, 1 + n-1 अल्फा। देखिए n-1 अल्फा, यही हमारे पास आई होती है। अच्छा, यही इक्वल्स क्या होता है कि मोलार मास थ्योरेटिकल अपॉन मोलार मास ऑब्जर्व, यानी ये हम लिख सकते हैं मोलार मास थ्योरेटिकल अपॉन मोलार मास ऑब्जर्व, ये हमारे पास होता है। तो अगर हम किसी नॉन इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बात कर रहे हैं, आई इक्वल्स क्या है, 1 + n-1 अल्फा। अब 1 + n-1 अल्फा का मतलब हम क्या समझते हैं कि आई इक्वल्स 1 लाने के लिए हमें क्या करना होगा, अल्फा क्या है, इसी को हम बोलते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं इसको, हम क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब क्या है कि न तो हमने जो सॉल्यूट डाला न तो डिसोसिएट हुआ न तो एसोसिएट हुआ, तो ये जितना था उतना ही था, यानी ये एसोसिएशन डिसोसिएशन क्या हो गया, 0। यानी यहां पे हम अल्फा की वैल्यू क्या लें, 0। अगर हमने यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 0 ली, तो जैसे ही हमने अल्फा की वैल्यू 0 ली तो आई की वैल्यू क्या हो गई, 1 +, अब अल्फा की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करिए, n-1 0 इज व्हाट, अब ये टोटल वैल्यू पूरी 0 हो गई, तो आई इज क्या हो गया, 1। यानी यहाँ पे आई की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो मोलार मास थ्योरेटिकल है, यानी ये जो हमारे पास रेशियो है, ये जो रेशियो है ये कितना आएगा, 1। अगर इस रेशियो की वैल्यू आई की वैल्यू 1 आनी है तो इसका मतलब थ्योरेटिकल और मोलार मास ऑब्जर्व इक्वल होना चाहिए। यानी हम यहाँ कह सकते हैं कि मोलार मास थ्योरेटिकल
इज इक्वल्स टू मोलार मास ऑब्जर्व्ड। ये वैल्यू हमारे पास है। कैसे? देखिए वॉन्टा फैक्टर क्या बताता है हमें? वॉन्टा फैक्टर एक हमें रेशियो देता है, रेशियो देता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बिफोर एंड आफ्टर डिसोसिएशन में। या वॉन्टा फैक्टर आई हमें क्या देता है? नंबर ऑफ सोल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ सोल्यूट बिफोर डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन। ये प्रॉपर्टी मतलब ये रेशियो हमें कौन देता है? ये रेशियो हमें वॉन्टा फैक्टर यानी आई देता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर मोलार मास क्रिटिकल अपॉन मोलार मास ऑब्जर्व्ड इज इक्वल टू वैल्यू आई, तो आई की वैल्यू अगर 1 आनी है, तो जब आई की वैल्यू 1 आनी है तो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि मोलार मास जो थ्योरेटिकल था मोलार मास ऑब्जर्व, यानी जो मोल हमने डाले थे, जो हमने कैलकुलेट करके वैल्यू रखी, वही एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व हुआ हमें। जो हमें एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व वैल्यू हुई हमारी, वही हमारी वैल्यू थ्योरेटिकल थी, यानी वही वैल्यू हमारी कैलकुलेटेड थी, यानी इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। तो इसका मतलब जब कोई सॉल्यूट जा करके किसी भी सॉल्वेंट में एसोसिएट या डिसोसिएट नहीं होता है, तो उसके लिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए हम ये सारे फॉर्मूले इजीली एप्लीकेबल करके हम उसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इजीली निकाल सकते हैं। यानी उसके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में कोई डिफरेंस नहीं आता है, ना तो वो बढ़ता है ना तो वो कम होता है। इसका मतलब ना तो उसका मोलार मास बढ़ता है ना तो उसका मोलार मास कम होता है। यानी यहाँ पर हमारी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो एक नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की तरह बिहेव करती है, यानी उसका जो मोलार मास आता है वो एक नॉर्मल मोलार मास आता है। बट अगर वो डिसोसिएट या एसोसिएट होने लगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी, और उस कंडीशन में या उस केस में हमारे जो मोलार मास है वो एक एबनॉर्मल मोलार मास की तरह बिहेव करेगा। यही कंसेप्ट वॉन ठैप ने दिया था 1886 में। चलिए आगे देखते हैं दूसरा केस। दूसरा केस इज फॉर व्हाट? केस 2 इज फॉर डिसोसिएशन। अगर हम केस 2 डिसोसिएशन की बात करें, जैसे ही हम केस 2 डिसोसिएशन की बात करने लगते हैं तो हमारे पास बहुत सारी चीजें आती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें डिसोसिएशन के लिए, तो डिसोसिएशन में वो सारी चीजें आएंगी, यानी सारे के सारे एसिड, सारे के सारे बेस और सारा का सारा सॉल्ट हमारा इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा। यहां पे हम बात करते हैं केस 2 की। अगर हम केस 2 की बात करें तो हमारे पास ये सारा का सारा क्या आएगा? इलेक्ट्रोलाइट। ये सारा का सारा मेरे पास क्या है? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट है ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसेस, ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसेस। अच्छा देखिए जरा, मेरे पास आई इक्वल टू क्या था? 1 प्लस n-1 अल्फा। अब इसमें हम अल्फा को मान लेते हैं। अभी हम इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर अल्फा यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम 100% मानते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब वो जाकर के टूट जाता है पूरा पूरा 100%। हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि अल्फा हमारे पास जो है वो 100% डिसोसिएट हो रहा है, यानी सारे के सारे मॉलिक्यूल जो हमने डाले थे वो जाकर के पूरा का पूरा डिसोसिएट हो रहा है। ये हम किसके लिए पढ़ रहे हैं? ये हम पढ़ रहे हैं डिसोसिएशन के लिए। ये हमने पढ़ा डिसोसिएशन के लिए। ये हमारे पास जो वैल्यू आई थी वो किसके लिए आएगी? डिसोसिएशन के लिए। यानी ये जो हमारे पास है ये m थ्योरेटिकल है अपॉन m ऑब्जर्व्ड है। तो अगर अल्फा की वैल्यू 100% डिसोसिएट हो रही है, इफ अल्फा इज 100% डिसोसिएट, अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% है, यानी हम कहेंगे कि हमने जो अल्फा जो एक मोल डाला था वो पूरा पूरा डिसोसिएट हो गया, यानी अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? 1। तो अगर हमने अल्फा की वैल्यू यहां पे 1 पुट कर दी तो ये आई की वैल्यू क्या आएगी? आई इज इक्वल्स टू, ये अल्फा की वैल्यू 1 यहां पुट कर दीजिए तो ये हो गया 1 प्लस n-1 क्या हो गया? n-1 अल्फा, यानी अल्फा की वैल्यू अगर हमने 1 पुट कर दी तो क्या हो गया? 1 प्लस n-1, यानी 1 कट गया तो आई की वैल्यू क्या हो गई? n। अब ये इस n को हम डिटरमाइन करते हैं, हम n किसको कहेंगे? n मतलब वो कितने मोल्स दे रहा है, n मतलब वो कितने मोल्स दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास अलग अलग चीजें हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कहा HCl, अगर हमने कहा NaCl, हम सब कुछ ले रहे हैं, एसिड भी ले रहे हैं, बेस भी ले रहे हैं, सॉल्ट भी ले रहे हैं, सब कुछ। पहले हम एसिड ही ले लेते हैं, सारे के सारे एसिड। फॉर एग्जाम्पल HCl या HCN या H2SO4 या हमने लिया CH3COOH, ये सारे के सारे। तो इसके लिए n की वैल्यू कितनी होगी? जितनी n की वैल्यू होगी वही I की वैल्यू होगी। अगर हम देखें यहाँ पे ये टूटा H प्लस और Cl माइनस में, यानी यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो गई? 2। अब यहाँ पे H प्लस और Cl माइनस, यहाँ n की वैल्यू कितनी हो गई? 2। अब यहाँ 2H प्लस SO4 2 माइनस 2 प्लस 1, यहाँ n की वैल्यू कितनी हो गई? 3। अब यहाँ देखिए यहाँ पे CH3COO माइनस और H प्लस, यहाँ n की वैल्यू कितनी हो गई? 2। यानी इन सारे केसेस में हमने ये देखा कि I की वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन
1 आ रही है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जब कोई मॉलिक्यूल या जब कोई सॉल्यूट अंदर जाकर के डिसोसिएट होने लगता है तो उसके लिए उसके कंडीशन में आई की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है। उस कंडीशन में उसकी वैल्यू हमेशा आई से बड़ी हो जाती है। अभी तो हमने सिर्फ एसिड के लिए देखे हैं। अगर हम इसको बेस के लिए ले लें, अगर हम इसको बेस के लिए देखें तो हमारे पास मान लीजिए ये NaOH है या CaOH का होल ट्वाइस है या NH4OH है। अब देखिए जरा, ये इसके दो पार्ट हैं ऐसे, तो आई की वैल्यू कितनी हो गई 2। यहाँ पे 2 ये हो गया और 1 ये हो गया, यानी Ca2 प्लस और 2OH माइनस, यानी इसके लिए वैल्यू हो गई 3, इसके लिए इसकी वैल्यू हो गई 2। यानी ये सारी चीज हमने देखी कि ये एसिड के लिए भी और बेसिस के लिए भी सबके लिए आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ रही है। जरा एक बार हम सॉल्ट के लिए भी चेक कर सकते हैं। आइए हम सॉल्ट के लिए भी चेक कर लें जरा एक बार, कैसे हम कह सकते हैं कि सॉल्ट के लिए आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी। अलग अलग कंडीशन पे अलग अलग तरीके के सॉल्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सॉल्ट की बात करें, अल्फा 100% डिसोसिएट हो रहा है, यानी अल्फा की वैल्यू क्या हमें रखेंगे 1 और आई की वैल्यू n के बराबर होगी। और आई की वैल्यू किस तरह से n के बराबर आती है, यानी किस तरह से 1 से ग्रेटर देन आती है, उसकी कैलकुलेशन हम लोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास KCl है या Na2SO4 है या अगर मेरे पास K4FeCl6 है, एक सॉल्ट ये भी होता है, ठीक है। अगर हमारे पास K2SO4 है, अगर हमारे पास AlCl3 है, तो इनके लिए कैसे कैसे वैल्यूज होते हैं। अगर इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए तो ये K प्लस और Cl माइनस, यानी इसके लिए अल्फा की वैल्यू सॉरी आई की वैल्यू कितनी हो गई 2। अब यहाँ पे ये हो गया 2Na प्लस प्लस SO4 2 माइनस, यानी इसके लिए आई की वैल्यू हो गई 3, 2 प्लस 1 3। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया 4K प्लस 4 हो गए ये और FeCl6 होल 4 माइनस, यानी 4 ये हो गए और 1 ये हो गया, यानी टोटल वैल्यू इसकी हो गई 5। उसी तरह से ये देखिए 2K प्लस प्लस SO4 2 माइनस, यानी इसके लिए इसकी वैल्यू हो गई 3। अब यहाँ पे Al3 प्लस और 3Cl माइनस, यानी इसके लिए आई की वैल्यू हो गई 4। यानी हर कंडीशन में, चाहे वो सॉल्ट हो, चाहे वो एसिड हो, चाहे वो बेस हो, यानी किसी भी तरह का इलेक्ट्रोलाइट हो, तो उस हर उस कंडीशन में आई की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 आ रही है। तो आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1, इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमेशा क्या होगी, बढ़ेगी। अगर आई की वैल्यू बढ़ेगी तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी और मोलार मास कम होगा। यानी उस कंडीशन में नॉर्मल मोलार मास और नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने देखी थी, बट इस कंडीशन में हमने क्या देखा, डिसोसिएशन के कंडीशन में या डिसोसिएशन के केस में आई की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1, यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑलवेज ग्रेटर देन दिस ग्रेटर देन नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी और मोलार मास कम होगा। इन द सेम वे अगर हम बात करते हैं किसके लिए, अगर हम बात करें किसके लिए, अगर हम बात करें अब एसोसिएशन के लिए, तो जब हम एसोसिएशन के लिए बात करेंगे तो मॉलिक्यूल जब एसोसिएट होने लगते हैं, मॉलिक्यूल क्या होने लगते हैं, एसोसिएट होने। ये तो केस 2 था। अब हम केस 3 की बात करते हैं। कब, जब मॉलिक्यूल्स एसोसिएट होने लगे। तो जब मॉलिक्यूल्स एसोसिएट होने लगते हैं तो क्या होता है, जब हमारे पास मॉलिक्यूल्स एसोसिएट होने लगते हैं तो हम क्या देखते हैं, एसोसिएशन के केस में, यानी एसोसिएट हो रहे हैं। चलिए देखते हैं एसोसिएशन के केस में क्या होता है। अगर हम एसोसिएशन यानी केस 3 एसोसिएशन के बारे में बात करें, केस 3 फॉर एसोसिएशन, एसोसिएशन यानी यहां पे मान लो हमने डाला 2A और ये कंबाइन होकर के हो गया A2। डाला हमने 2 था, हुआ कितना 1। माना हमने 2 था और ऑब्जर्व कितना हुआ 1, यानी 2 से 1 बन गया, यानी कम हो गया, यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम हो गई। यानी आई की वैल्यू हमें हमारे पास कितनी होनी चाहिए थी, हमारे पास आई की वैल्यू 2 होनी चाहिए थी, पर हुआ क्या 1, यानी आई की वैल्यू क्या हो गई कम, यानी आई की वैल्यू लेस देन 1 हो गई। यानी जस्ट जो डाला था उसका हाफ हो गया, यानी 1 अगर मान के चल रहे हैं हम तो 1 जाकर के वो हाफ में टूट गया, यानी हाफ पार्ट रह गया उसका, तो
तो ऑब्जर्व जो हुई वो 1 से कम हुई, यानी आई की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, 1 से लेस देन। तो जब हमारे पास आई की वैल्यू लेस देन 1 हो रही है तो हम इस कंडीशन में क्या कह सकते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कम होंगी और मोलार मास बढ़ेगा। जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कम होंगी, मोलार मास बढ़ेगा, तो इसका मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और मोलार मास दोनों ही हमारे पास एबनॉर्मल बिहेवियर में शो करेंगे। यानी ये दोनों ही कंडीशन हमारे पास यूं होंगी कि ये हमारे पास एक एबनॉर्मल मोलार मास और एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आएगी। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि डिसोसिएशन और एसोसिएशन के केस में क्या होता है। देखते हैं डिसोसिएशन और एसोसिएशन के केस में क्या होता है। अगर हम बात करें डिसोसिएशन में, फॉर डिसोसिएशन हमने बोला अल्फा हमारे पास क्या है, अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसको समझिए आप कि कैसे हम कह सकते हैं कि अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, कैसे हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और मोलार मास की वैल्यू 1 से घट रही है। हम ये कह रहे हैं, आप मत मानिए, आप चेक करिए, टेस्ट करिए और उसके बाद आप कैलकुलेट करिए, उसके बाद आप देखिए कि कैसे इसकी वैल्यू 1 आती है। हमारे पास मान लीजिए केसीएल था, केसीएल को हमने जैसे ही किसी सॉल्वेंट में डाला तो ये टूट करके क्या देगा भाई, एक तो के प्लस देगा और दूसरा सीएल माइनस देगा। तो जैसे ही ये देगा, ये क्या हो गया, डिसोसिएट हो गया, ये अंदर जाके क्या हो गया, डिसोसिएट हो गया। हम मान के चल रहे हैं कि अल्फा इज द 100%, अल्फा जो है वो 100%, यानी जो हमने डाला था वो 100% डिसोसिएट हो गया। यानी हम मान के चल रहे हैं कि अल्फा की वैल्यू कितनी है, 1 है। हालांकि ऐसी होती नहीं है, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि जो चीजें हमने डाली वो 100% डिसोसिएट हो गया, यानी अल्फा की वैल्यू हो गई 1। तो अब जरा देखिए क्या हुआ कि इनिशियल में हमारे पास क्या था, ये हमारे पास इनिशियल था, इनिशियल में हमारे पास 1 मोल था, हमने 1 मोल डाला, पर ये जब रिएक्शन शुरू ही नहीं हुई थी तो ये 0 हो गया और ये भी 0 हो गया। इनिशियल हमारे पास क्या था, ये 1 था और ये 0 था और ये भी 0 था। बट एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे क्या होता है, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा, अब इक्विलिब्रियम कंडीशन में मान लो एक में से अल्फा मोल डिसोसिएट हो गए, 1 में से कितने डिसोसिएट हो गए, अल्फा। तो यहां कितने बनेंगे, अल्फा और अल्फा। अब मान लो यहां पे हम 2 मोल लेते हैं तो यहां पे भी हम क्या लिखते हैं, 2, तो यहां पे भी क्या लिखते हैं, 2, तो 2 में से भी 2 मोल अल्फा के जाते हैं। यानी अल्फा मतलब क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ पर मोल। पर मोल कितना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पे 2 लेते तो यहाँ पे भी 2 लेना पड़ता है, यहाँ पे भी 2 लेते और 2 माइनस 2 अल्फा, और यहाँ पे भी 2 अल्फा और 2 अल्फा ही बनता। तो इसके लिए आप परेशान मत होइए, जितना था उतने में से ही डिसोसिएट होगा और उतना ही बनेगा, 1 माइनस अल्फा और ये अल्फा और ये भी अल्फा। अब जरा देखिए, अगर हम इफ अल्फा की वैल्यू 1 मान लें, हालांकि ऐसा होता नहीं है लेकिन अल्फा की वैल्यू हम 1 मान लें, तो अगर हम आई कैलकुलेट करना चाहें तो आई इक्वल टू क्या होता है, आई इक्वल टू क्या था, अभी हमने थोड़ी देर पहले आई इक्वल टू फॉर्मूला पढ़ा था कि नंबर ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट बिफोर डिसोसिएशन। अब जरा देखिए, नंबर ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन एसोसिएशन क्या है, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा। यानी ध्यान से देखिए क्या है, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन था कितना, 1, यानी ये हो गया 1। अब जरा देखिए कितना आया, इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये माइनस अल्फा प्लस अल्फा कट गया, ये हो गया 1 प्लस अल्फा अपॉन 1, यानी आई की वैल्यू क्या आ गई, 1 प्लस अल्फा। इफ अल्फा इज इक्वल टू 1 तो आई इज इक्वल टू 1 प्लस 1, यानी आई इज इक्वल टू 2, और आई इज इक्वल टू 2 का मतलब ये हो रहा है कि आई इज ग्रेटर देन 1। अगर आई इज इक्वल टू 2 आया तो इसका मतलब आई की वैल्यू 1 से क्या हो गई, बड़ी हो गई। चलिए ये तो एक था, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं और उसके थ्रू भी हम इसको समझते हैं। एक दूसरा और एग्जांपल लेते हैं, कैसे लेते हैं देखिए। एक दूसरा एग्जांपल हमने लिया AlCl3 का, AlCl3 का। चलिए देखिए AlCl3 का एग्जांपल लेते हैं। यहां हमने रखा AlCl3, तो ये टूट के क्या देगा, Al3 प्लस 3Cl माइनस। यहां हमने क्या लिया था, 1 मोल। तो बिफोर रिएक्शन स्टार्ट, जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ तो क्या हुआ, यहां पे 0 और यहां पे भी 0, दोनों का क्या हो गया 0। बट एट इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करें
तो 1 में से कितना डिसोसिएट हुआ? अल्फा। 1 में से अगर अल्फा डिसोसिएट हुआ यानी यहाँ पे क्या बनेगा? अल्फा। एक था तो एक अल्फा बना, यहाँ 3 थे तो यहाँ कितना बनेगा? 3 अल्फा। अभी थोड़ी देर पहले बात करेंगे, यहाँ कितना था? 3, तो 3 अल्फा बनेगा। अब क्या देखिए, आई की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? आई की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन या एसोसिएशन। कैसे देखिए, 1 माइनस अल्फा प्लस 3 अल्फा अपॉन 1। अब जरा ध्यान से देखिए, ये माइनस अल्फा प्लस अल्फा कट गया तो क्या बचेगा? 1 प्लस 3 अल्फा, 1 प्लस 3 अल्फा अपॉन 1। यानी हम कह सकते हैं I इज इक्वल टू 1 प्लस 3 अल्फा। अगर 1 प्लस 3 अल्फा हो गया I इज इक्वल टू, व्हेन इफ अल्फा इज ग्रेटर देन, इफ अल्फा इज इक्वल टू 1 मान लें, तो अगर अल्फा इज इक्वल टू 1 मान लें तो I इज इक्वल टू क्या था? 1 प्लस 3 अल्फा। यानी I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 प्लस 3 इंटू 1 यानी 4। यानी हम ये कह सकते हैं कि I इज ग्रेटर देन 1 आ गया, और ये क्या हो गया? I इज इक्वल टू 4। यानी I की वैल्यू 1 से बढ़ गई, यानी हम कह सकते हैं I की वैल्यू इज ग्रेटर देन 1 आ गई। तो इस कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं कि हर बार जब मॉलिक्यूल्स, सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स अंदर जाके के डिसोसिएट होने लगेंगे तो हमेशा I की वैल्यू इज ग्रेटर देन 1 आएगी। अगर हम एसोसिएशन की बात करने लगे, चलिए एसोसिएशन की बात करते हैं। इट इज नॉट फॉर एसोसिएशन, डिसोसिएशन, जस्ट टॉकिंग अबाउट एसोसिएशन। अगर हम डिसोसिएशन की बजाय एसोसिएशन की बात करने लगे तो क्या होगा? मॉलिक्यूल्स अब अंदर जाकर के एसोसिएट होने लगेंगे, और एसोसिएट होने लगने का मतलब क्या होगा? वो होगा कि कुछ यूं कि जितने भी वीक एसिड्स हमारे पास हैं वो किसी सॉल्वेंट में, स्पेसिफिक सॉल्वेंट में जाकर के एसोसिएट होने लगते हैं। और जब वो एसोसिएट होने लगते हैं तो होता क्या है? चलिए वो भी हम देख लेते हैं। फॉर एसोसिएशन, अब की बार हम बात करेंगे फॉर एसोसिएशन। देखिए, एसोसिएशन का मतलब है, हम ये कह रहे हैं कि हमने 2 मॉलिक्यूल डाले, ये 2A डाला हमने, ये जाकर के A2 बन गया, या कुछ ऐसा हुआ कि हमने 4A डाला तो ये जाकर के A4 हो गया, यानी ये अब जाकर के एसोसिएट होने लगे। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें CH3 COOH की, ठीक है, इन बेंजीन, किसमें डाला? इन बेंजीन। इसके 2 मॉलिक्यूल हमने डाले थे, बट हमें क्या मिला? CH3 COOH का ट्वाइस, ये हमें ये मिल गया बेंजीन में। अगर हमने इसको बेंजीन में डाला तो ये जाकर के हमने 2 मॉलिक्यूल डाले थे, लेकिन ये मिला कितना? 1। होता क्या है कि ये जो मॉलिक्यूल्स हमारे पास होते हैं एसिडिक एसिड के, CH3C डबल बॉन्ड O और ये सिंगल बॉन्ड OH, सेम मॉलिक्यूल इधर भी होता है, CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। ये जो होता है हमारे पास, ये जाकर के इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से अटैच हो जाता है, ये कहलाता है H बॉन्डिंग। H बॉन्डिंग बना लेता है अंदर जाकर के, तो ये आपस में जुड़ जाते हैं। हमने तो 2 मॉलिक्यूल डाले थे, हमने जैसे 2 मॉलिक्यूल डाले तो हमें तो ये ऑब्जर्व होना चाहिए कि हमने जब 2 मॉलिक्यूल डाले तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी 2 के हिसाब से बढ़नी चाहिए, मोलार मास भी 2 के हिसाब से बढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हुआ क्या? हमने ऑब्जर्व करी तो वो जो गए थे वो 2 जाकर के 1 बन के मिले हमें, यानी इस बार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी कम और मोलार मास जाएगा बढ़। यानी अब इस तरह से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी डिफर हो जाएगी, यानी अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज यानी सीपी और मोलार मास दोनों ही एबनॉर्मल बिहेवियर को शो करने लगेंगे। तो ये सारी चीजें अगर एबनॉर्मल बिहेवियर शो करने लगे, यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज और मोलार मास दोनों एबनॉर्मल आने लगे, तो उन एबनॉर्मलिटीज को नॉर्मल करने के लिए ही हमें वॉन्ट ऑफ फैक्टर की जरूरत पड़ने लगी है, यानी इसी के लिए हमें वॉन्ट ऑफ फैक्टर की जरूरत पड़ी है। अब हम क्या कह सकते हैं कि ये इन द सेम वे ये कुछ इस तरह से हमें मिला, तो जैसे ही हमें ये इस तरह से मिला तो हम क्या कह सकते हैं, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने डाला 2C6H5COOH इन बेंजीन, तो यहां पे क्या मिला? C6H5COOH का होल ट्वाइस। कैसे मिला? देखते हैं कैसे मिला। हमारे पास यहां क्या था? इनिशियल हमारे पास क्या था? 1, ये क्या? 0। अब क्या था? एट इक्विलिब्रियम। अब देखिए जरा एट इक्विलिब्रियम क्या हुआ?
यहां 1 में से कितने डिसॉल्व हो गए, एसोसिएट हुए, अल्फा, अल्फा ही एसोसिएट हुए। तो अब ये 1 में से अल्फा एसोसिएट हुए, डाले कितने हमने थे, 2, तो यहां पे हमें मिला क्या, अल्फा बाई 2। यानी हमने डाला था 2, लेकिन हमें मिला क्या, 1। डाले कितने थे, 2, मिला कितना, 1, तो अल्फा बाई 2। डाले कितने थे, 2, मिला कितना, 1, दैट इज अल्फा बाई 2। अब जरा आई की वैल्यू हम कैलकुलेट कर पाते हैं यहां से। देखिए जरा आई की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। आई की वैल्यू नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन या डिसोसिएशन। तो आई इक्वल्स टू व्हाट, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2 अपॉन 1, यानी ये हो गया 1 माइनस अल्फा बाई 2 यानी कि 1 बाई 2, यानी अल्फा बाई 2 कह सकते हैं। 1 माइनस अल्फा बाई 2 यानी कि 1 बाई 2। एक में से अल्फा बाई 2 निकल गया, यानी हमारे पास क्या बचा, अल्फा बाई 2। ये अल्फा बाई 2 ही बचा। अब अगर अल्फा बाई 2 बचा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, इफ अल्फा इज इक्वल्स टू 1 मान लें तो क्या होगा, क्या होगा, आई इज इक्वल्स टू 1 बाई 2। यानी हम ये कह सकते हैं कि आई इज लेस देन 1। आई की वैल्यू क्या आ गई, 1। तो हम कुल मिलाकर टोटली ये कह सकते हैं कि आई इज इक्वल्स टू क्या होता है, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो हमारे पास ऑब्जर्व्ड हुई, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी या कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी या इसी को हम कहेंगे कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। दोनों ही केस में हम इसको यही कहेंगे। अब जरा देखिए ये जो वैल्यू हमारे पास आई है, ये वैल्यू किस तरह से आई है। अब अगर हम वापस से अपने पुराने कंसेप्ट पे चले, यानी जो हमने 4 तरीके की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रखी हैं, अगर हम उसकी बातें करने लगे तो कैसे करेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। कैसे बनाएंगे हम और कैसे इसका फॉर्मूला बनेगा, कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, कैसे इसकी वैल्यूज आएंगी। आई की वैल्यू हमने सीख ली, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थ्योरेटिकल या फिर कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसका ऑपोजिट करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, हमें मोलार मास ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स। चलिए एक एक करके हम सारे के सारे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को फिर से लिखते हैं। तो फिर से हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हमारे पास जो था, सबसे पहले जो हमारे पास था वो क्या था, सबसे पहले हमारे पास था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। यानी हम लिख सकते हैं पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल्स टू एक्स बी। यही तो है। चलिए दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी हमारे पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं, डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के बी इंटू एम। तीसरी चीज थी हमारे पास डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ इंटू एम। अगली थी हमारे पास पाई इज इक्वल्स टू सी आर टी या एन आर टी। ठीक, सी क्या था हमारे पास, कॉन्सेंट्रेशन। इस सी को हम कभी कभी एन भी ले लेते हैं। ठीक, अब अगर ये सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास इक्वल चाहिए, सही चाहिए, और कैलकुलेटेड और ऑब्जर्व हमारी उसका जो रेशियो होता है वो बिल्कुल सेम चाहिए, तो हम क्या करना पड़ेगा, ये हमारे पास जो आई की वैल्यू आई है उसी आई की वैल्यू से हमें सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी इस सारी वैल्यूज को हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, इन सारी वैल्यूज को अगर हम आई से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास एग्जैक्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आ जाएंगे। यानी अब हम इसको इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, ना कि उस तरह से कैलकुलेट करेंगे जिस तरह से हमने पहले पढ़ रखा था। वो तब हो सकता था जब कोई मॉलिक्यूल्स अंदर जाकर के एसोसिएट या डिसोसिएट ना हो रहा हो, और जब एसोसिएशन और डिसोसिएशन की बात आएगी तो हम हमेशा आई से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जरा ध्यान दीजिए, आप अगर उसकी बात करेंगे जो एसोसिएट या डिसोसिएट नहीं भी हो रहा है, तो वहां पे आई की वैल्यू होती है 1। तो जब आई की वैल्यू 1 आएगी तो ये वैल्यू तो बिल्कुल सेम आएगी जो जिस तरह से हमने पढ़ रखा था। अब अगर डिसोसिएट होने लगा तो आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाएगी, और जब एसोसिएशन होने लगा तो आई की वैल्यू लेस देन 1 हो जाएगी। तो देखा, इस तरह से हमने सीखा वांट ऑफ फैक्टर, उसका यूज, उसका एप्लीकेशन, और इस तरह से हम इसको न्यूमेरिकल में सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसके कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लेकर के आएंगे, और ये हमारे पास चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। थैंक यू सो मच।